हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने पिछले वाला जो वीडियो जो अपलोड किया है उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th यूपी बोर्ड को सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि जो दैनिक जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स की छोटी छोटी, उनको हम बीजगणित में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हमने केवल जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमारे जो अनुप्रयोग होते हैं, उनको केवल बीजगणित में हमने व्यक्त करना सीखा था। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे कि उन समीकरणों को सॉल्व करके हम किस तरह से x और y की वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 में दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की, है ना। तो देखिए पहले क्या है कि देखिए है तो बीजगणित समीकरणों का हल है, ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं इनका हल है। और वो जो हल है वो दो तरीके से दिया हुआ है। एक तो उन्होंने बोला है कि ग्राफ बनाने हैं, सबके ग्राफ है ना, एक ग्राफीय विधि है, ये जो ग्राफ पे बनेगी। और उसके बाद जो हल है वो हम देखेंगे कि हमारे किस तरीके से हैं। तो देखिए हल जो हैं, फिर हमको उन्होंने बताया है कि समीकरण के हल। तो चलिए सबसे पहले दो समीकरण लेते हैं, a1x b1y इज इक्वल्स टू में c1, ये एक समीकरण, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू में c2, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो एक ग्राफीय विधि है जिसको मैं लास्ट में आपको ग्राफीय विधि का एक क्वेश्चन कोई करवा दूंगा और उसी से आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरह से हैं देखिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये ग्राफी विधि हटा देता हूँ, एक इक्वेशन भी लेके चलते हैं हम, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशंस भी हम लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्या होता है। पहला जो होता है वो कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, दो चीज़ें। पहला कि समीकरण, जो भी समीकरण है, समीकरण के अद्वितीय हल के हटा दीजिए, समीकरण का अद्वितीय का मतलब एक हल होगा। ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा, समीकरण जो है, समीकरण, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की, समीकरण प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जो समीकरण होंगे, हमारे दो समीकरण जो होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, वो प्रदर्शित करेंगे किसको, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। यानी कि जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। तो देखिए बच्चों इस तरह से कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो समीकरण का एक हल होगा। और समीकरण जो दिए हुए हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में है कि
दूसरी कंडीशन में है यदि A1 अपॉन A2 बराबर है हमारा B1 अपॉन B2 के, और ये भी हमारा बराबर है C1 अपॉन C2 के, है ना। तीनों चीजें हो गई। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीजें आएंगी। पहला आएगा कि समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है, समीकरण के अनेक हल होंगे। और दूसरा जो आएगा वो होगा कि समीकरण संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे बच्चों? प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एक करके इसके आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किस तरह से ये होगा। संपाती क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक लास्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, ठीक है। एक में A1 अपॉन A2 ही बराबर नहीं थे, एक में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों बराबर हैं, और एक में A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? तो यहां पे लिख देते हैं इसका पहला कि समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे समीकरण के, अगर ऐसा आएगा तो। और दूसरा, समीकरण समांतर, क्या बच्चों? समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, समीकरण समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा हमारे पास तीन चीजें आ गई, है ना। एक बोल्ड्स ऐसे कर देते हैं, देखिए एक पहला ये है कंडीशन हमारी, ये है कंडीशन पहली हमारी, ये देखिए इस तरीके से। दूसरी कंडीशन जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए ये मेथड हो गया दूसरे हमारा, और तीसरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो अब इनके मतलब क्या है? देखिए मतलब ये है, और समझिए कि संगत और असंगत, संगत और असंगत, ये संगत और असंगत हल, ये क्या होते हैं बच्चों? संगत और असंगत हल। तो देखिए जिनके हल आ जाते हैं, जिन समीकरणों के हल होते हैं, जिन समीकरणों के हल होते हैं वे कैसे होते हैं? वे संगत होते हैं। वे कैसे होते हैं बच्चों? संगत होते हैं, ठीक है। जिनके हल होते हैं वे संगत होते हैं, और जिन समीकरणों के हल नहीं होते हैं, जिन समीकरणों के हल नहीं होते हैं वे असंगत, कौन से होते हैं बच्चों? असंगत होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या था
समीकरण का एक हल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमारा, इसको हटा के दूसरे से लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा। ये जो है ये हमारा संगत होगा। कैसा होगा? संगत। क्यों होगा? क्योंकि इसका एक हल है। और इसमें क्या लिखा है? जिन समीकरणों के हल होते हैं वे संगत होते हैं, तो एक हल है। यहाँ देखिए ये भी कैसा होगा? संगत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं। देखिए लिखा है एक हल होगा, अनेक हल होगा। जिन समीकरणों के हल होते हैं वो संगत होते हैं, तो ये दोनों संगत होंगे। अब बचा आपका ये वाला, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? कोई हल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा असंगत होगा। ये कैसा होगा? यहाँ पे हमारा असंगत होगा। समझ आया बच्चों? तो चलिए अब देखते हैं हम ये संपाती क्या होता है ना। अभी आप कंफ्यूज होंगे संपाती से कि ये संपाती क्या होता है। तो चलिए संपाती को देखते हैं। देखिए जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 4। ध्यान से देखिएगा। अब इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 4x 6y = 8, ये मेरी मेन इक्वेशन थी। एक ये आ गई। ये कैसे आई है बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब 3 का कर लो। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इसमें कितने का किया है बच्चों मैंने? 3 का। अब 4 का कर लो। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो इसमें किसका किया है मैंने? 4 का। ठीक है, तो इक्वेशन एक ही हो और उसमें किसी नंबर का पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा हो, पूरे में 2 का, 3 का, -2 का, -3 का, -4 का, किसी का भी, 1 का, किसी का भी, है ना। तो वो हमारी क्या हो जाती हैं? वो हमारी रेखाएं जो होती हैं वो संपाती होती हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम पहला अपना ये 10वां क्वेश्चन। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमारे सारे ग्राफ के क्वेश्चन है। उसके लिए एक ग्राफ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप एक अलग से वीडियो उसका बना देंगे ग्राफ के लिए, और आप सारे ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं। देखिए पहले समीकरण से हमें a1 मिल जाएगा, x का गुणांक, b1 मिल जाएगा, y का गुणांक, और c1 मिल जाएगा हमें कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर पद। ऐसे ही a2 हमारा 7 होगा, b2 हमारा 6 होगा और c2 हमारा 9 होगा। कुल मिला के ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, अब हम तीनों चीज़ें निकालेंगे। देखिए तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, आप ये निकालिए। ठीक है बच्चों, आप ये भी निकालिए b1/b2, ये निकालिए। पहले आप ये दो निकाल लीजिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तब हम तीसरा निकालेंगे कि वो बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास कुल मिला के तीन चीजें ही थी कि पहले ये दोनों ही बराबर नहीं थे, दूसरे में ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, तीसरा भी इनके बराबर था, और तीसरे में ये दो बराबर थे लेकिन जो तीसरा था वो बराबर नहीं था। इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे पहले हम दो को चेक करेंगे। तो देखिए a1 7, a1 5 और a2 7, ये -4 और यहाँ पे 6, तो इसको काटेंगे -2/3। तो यहाँ पे हमने देखा हमें तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा a1/a2 ये बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के। तो हम क्या लिखेंगे
कि क्या है ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जो समीकरण है ये किसको डिनोट करेगा? प्रतिच्छेदी रेखाओं को। इसको करते हैं, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर A1 अपॉन A2 को निकालिए। तो देखिए A1 अपॉन A2 हमने सॉल्व किया, ये 1/2 आ गया। B1 अपॉन B2 को निकालिए, B1 अपॉन B2, इसको भी हमने सॉल्व किया, ये भी 1/2 आ गया। और C1 अपॉन, क्योंकि ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं तो मुझे तीसरे की भी ज़रूरत होगी, और तीसरा मैंने सॉल्व किया तो वो भी हमारा कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये भी बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो इसका मतलब समपाती रेखाएं। क्या हो गया इसका मतलब? समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका करते हैं। A1 6 B1 -3, देखिए माइनस का साइन भी ले लेते हैं साथ में। C1 -10 A2 2 B2 -1 C2 -9। तो A1 अपॉन A2 6/2, ये 3 आएगा। B1 अपॉन B2, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 अपॉन -1, ये भी 3 आएगा। देखिए दो बराबर आ गए हैं, है ना। तीसरे को करते हैं C1 अपॉन C2, ये होगा -10 अपॉन -9, और इसमें देखिए ये हमारा बराबर नहीं है। तो हमारा A1 अपॉन A2 ये बराबर निकला था B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर नहीं निकला है C1 अपॉन C2 के। तो ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। कैसा होगा बेटा? समांतर रेखाएं। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा प्रतिच्छेदी का था, ये समपाती का था, और ये समांतर रेखाओं का था। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपसे संगत और असंगत पूछा गया है। तो एक रिकॉल कर लेते हैं छोटा सा, कि जो संगत होता है, संगत, यहाँ संगत में हमें दो चीज़ें दी हुई थी। संगत में पहला A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, ये संगत था। और दूसरा संगत का था कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये भी संगत का था। असंगत के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही था, जिसका था A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेदी था, ये हमारा समपाती था, और ये हमारा समांतर है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। A1 A2 B1 B2 और C1 और C2, ये आप सबके लिए लिख लीजिए। तो देखिए A1 3 A2 2 B1 2, और ये -3, ये 5 और ये 7। ठीक है, और अब इनको कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए A1 अपॉन A2 पहले निकालिए 3/2, फिर यहीं पे B1 अपॉन B2 इसको निकालिए। तो देखिए ये हो गया 2/3। तो देखिए ये 3/2, ये 2/3। तो यहाँ पे हमारा A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो हम यहीं पे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं संगत, क्योंकि ये अद्वितीय हल हो गया। क्या हो गया? ये अद्वितीय हल। चलिए इसको करते हैं, है ना। इसके लिखते हैं A1 A2 B1 B2
C1 और C2। चलिए इनको लिखते हैं। देखिए A1 2, A2 4, B1 -3, B2 -6, C1 8 और C2 9। ठीक है, तो चलिए फिर से निकालते हैं। A1 अपॉन A2 ये हो गया हमारा 2/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब मैं निकालूंगा क्या बच्चों, B1 अपॉन B2 ये होगा हमारा -3/-6। देखिए इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2। अब मैं निकालूंगा क्या, C1 अपॉन C2 जो होगा हमारा 8/9। तो देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 B1/2, C1 अपॉन C2 8/9। तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, और ये है समांतर, यानी कि कोई हल। अब कोई हल नहीं होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे असंगत, इसको। ठीक है, चलिए अब ये करते हैं तीसरा, यहाँ डाल लेते हैं। ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में A1 हमारा जो है वो है 3/2, B1 जो हमारा है वो है 5/3, और C1 जो हमारा है वो है 7। A2 हमारा जो है वो है 9, B2 जो है वो है -10, और C2 जो है वो हमारा है 14। तो चलिए पहले A1 अपॉन A2 निकालते हैं। तो देखिए A1 अपॉन A2 ये नीचे आ जाएगा, यानी 3/9 2 जा 18। इसका आंसर आएगा 1/6। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। चलिए B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 होगा 5/3 अपॉन में -10, ये हो जाएगा 5/30, और ये कैंसिल होगा तो ये आएगा हमारा 1/6 आएगा। ये कितना आएगा, -1/6। तो पहला वाला जो आ रहा है हमारा वो 1/6 आ रहा है, और ये -1/6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये एक हल हो गया, और एक हल को हम क्या लिखते हैं बच्चों, संगत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संगत। तो चलिए अपना फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में A1 हमारा जो है वो है 5, B1 जो है हमारा वो है -3, है ना। B1 है हमारा -3, B1 हमारा -3 है, और C1 हमारा जो है वो है हमारा 11। ठीक है बच्चों, A2 निकालिए। A2 जो है वो -10 है, B2 जो है वो 6 है, और C2 जो है वो हमारा -22 है। तो चलिए पहले A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 ये हो गया हमारा, कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2। ठीक है, अब यहीं से हम B1 अपॉन B2 निकालते हैं। तो देखिए B1 अपॉन B2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भी हमारा -1/2। और अब हम C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो वो आएगा 11 अपॉन -22। ये भी आएगा हमारा -1/2। तो देखिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये भी बराबर है हमारा C1 अपॉन C2 के। तो अनेक हल हो गए, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, संगत। ठीक है, अब हम करते हैं अपना फिफ्थ वाला पार्ट। तो चलिए फिफ्थ पार्ट में A1 लिखते हैं। A1 है हमारा 4/3 फिफ्थ पार्ट में। B1 लिखते हैं, B1 है हमारा 2। फिर हम C1 लिखते हैं, C1 है हमारा 8। फिर यहाँ से A2 लिखते हैं, A2 होगा हमारा 2। फिर B2 लिखते हैं, B2 होगा हमारा 3। फिर C2 लिखते हैं, C2 होगा हमारा यहाँ पे 12। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिए हैं। अब हम इनके रेशो निकालेंगे। तो देखिए A1 अपॉन A2 हमारा 4/3/2, यानी ये हो गया हमारा 4/6। कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3। ठीक है,
अब हम निकालेंगे अपना b1 अपॉन b2, तो b1 हो गया हमारा 2 और b2 भी हो गया हमारा यहाँ पे 3। तो देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3। और अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो ये है हमारा 8 और ये है हमारा 12, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखिए 2/3, 2/3, 2/3, इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, संगत होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे हल आ जाते हैं। ठीक है, संगत क्या होता है? संगत होता है संगत जिसके हल हों, है ना, और इसमें हल नहीं हो, हल ना हो, वो होता है हमारा असंगत। तो जिसके हल होंगे वो हमारा संगत होगा, जिसके हल नहीं होंगे वो हमारा असंगत होगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बुक में है आपका। यहाँ पे लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। क्या है क्वेश्चन? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इस तरह से। और जो अर्ध परिमाप है वो है हमारा, जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है हमारा 36 मीटर। कितना है बच्चों? 36 मीटर। तो हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अर्ध परिमाप है 36 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, माना लंबाई, यहाँ पे लिख लेते हैं माना लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। और यहाँ पे लिख लेते हैं माना चौड़ाई y मीटर है। ठीक है बच्चों, चौड़ाई y मीटर है। तो पहली लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारी, देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये हमारी लंबाई है, ये क्या है बच्चों? हमारी लंबाई, और ये क्या है? हमारी चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हो गई। अब दिया है अर्ध परिमाप। तो देखिए परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो देखिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई ऐसे 1/2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई परिमाप, और इधर भी कर दीजिए इस तरह से, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने परिमाप को आधा कर दिया, यहाँ पे भी परिमाप को आधा कर दिया। इसकी अब ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप, इसकी वैल्यू है हमारे पास 36। यहाँ पे ये कटेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई क्या है? x, और चौड़ाई क्या है? y। और देखिए x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y + 4। तो x = y + 4 रखने पर इसमें x की जगह पे y + 4 लगा दीजिए। y + 4 + y, ये हो गया हमारा 2y + 4। 2y = 36 - 4 यानी 32। तो y = 32/2 यानी ये हो गया हमारे पास 16। तो जो चौड़ाई आ गई हमारे पास वो बच्चों कितनी आ गई है? 16 मीटर। और अगर चौड़ाई 16 मीटर आ गई है तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक दैनिक जीवन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जनरली जो होती हैं। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सही आता है मुझे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 8, और अब हमें दूसरा इक्वेशन निकालना है
जो कि इन दोनों का जो हल आएगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो अगर मैं पहला करूंगा, पहला तो देखिए एक तो इक्वेशन मेरे पास है 2x + 3y = 8, और मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या चाहिए बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं, हमें चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाओं को अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो वो होगा A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, यही कंडीशन थी। तो देखिए A1 तो ये है, A2 अगर मैं अपने आप लिखूं, सपोज दैट मैंने 3x लिख लिया, तो A1/A2 हो गया हमारा यहाँ से 2/3। अब ये कुछ ऐसा नंबर लिखना है y की जगह कि जो इसके बराबर ना हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 4y, और इसको भी कुछ भी लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इक्वेशन हमारा इस तरह से यहाँ पे बन सकता है, और एक इक्वेशन नहीं, बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से A1/A2 निकालिए, देखिए A1/A2, यहाँ से B1/B2 निकालिए, देखिए B1/B2 होगा 3/4। देखिए ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं दूसरा करूँगा समांतर में शुरू के 2 बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे, जो समांतर की कंडीशन होती है, समांतर रेखाएं, इनकी जो कंडीशन होती है बच्चों वो होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो A1 है मेरे पास, तो इक्वेशन मेरा एक है 2x + 3y = 8। तो ये बराबर हैं, तो देखिए यहाँ 4x कर देते हैं, यहाँ 6y कर देते हैं। देखिए 2/4 ये हो गया 1/2, और 3/6 ये भी हो गया 1/2। इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर लिख दीजिए जो कि ये बराबर ना हो पाए। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे 8/5। तो देखिए यहाँ आ गया 2/4, यहाँ आ गया 3/6, और यहाँ हमारा आ गया 8/5। तो चेक कर लीजिए, ये तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, लेकिन ये हमारा नहीं होगा इस तरह से। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं जो होती हैं, एक बार लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर होगा C1/C2 के, यानी कि सब बराबर होंगे, है ना। तो मैंने आपको इसी वीडियो में कुछ समय पहले बताया था कि सब में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 4x, 2 3 जा 6y, और 2 8 जा 16। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए 2/4 A1/A2, 3/6 B1/B2, और 8/16 ये हो गया हमारा C1/C2। तो 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे देखिए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो एक चीज़ हमको क्लियर कर दी है कि इन तीनों पार्टों के लिए ये तो सब में है, तीनों के लिए, तीनों पार्टों में ये कंडीशन गिवन है। आप पहला करेंगे तो भी ये गिवन है, दूसरा करेंगे तो भी गिवन है, तीसरा करेंगे तो भी गिवन है। अगर मैं पहला करूं तो देखो A1 हो गया K, B1 हो गया 2, और C1 हो गया हमारा 5, A2 है 3, B2 है वो है 1, और जो C2 है वो है हमारा यहाँ पे ये भी 1। तो अद्वितीय हल होंगे, पहले से गिवन है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अद्वितीय हल की यही कंडीशन होती है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो K जो है हमारा वो 6 नहीं हो सकता, 6 के अलावा K हमारा कुछ भी हो सकता है ना। तो K जो है, अगर मैं इसको लिखूं तो आप मान के चलिए कि जो K है वो हमारा बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है, सिर्फ हमारा 6 नहीं होगा उसमें।
है ना। बाकी नंबर लाइन का कोई भी नंबर आप रखिए, आप सिर्फ 6 को नहीं रख सकते। चलिए तो दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में A1 है हमारा 4, B1 है हमारा -5 और C1 है हमारा K, A2 है हमारा 2, B2 है हमारा -4 -3, B2 जो है वो -3 और जो C2 है वो है 12। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन A1/A2 कैन नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के, तो A1/A2 और B1/B2। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि K आया ही नहीं है, इसमें K है ही नहीं। इसका मतलब K कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो x है वो अब बिलोंग करेगा किसको, r को बिलोंग करेगा हमारा x। ठीक, चलिए अब करते हैं हम अपना थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में A1 है हमारा 1, B1 है हमारा 2 और C1 है हमारा 3, A2 है हमारा 5, B2 है हमारा K और C2 है हमारा -7। फिर से देखिए अद्वितीय हल होगा A1/A2 B1/B2। तो A1 हमारा 1 5 और ये इक्वल नहीं है 2/K के, तो कुल मिला के K जो है हमारा वो 10 नहीं हो सकता। तो K हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 10 को छोड़ के, कुछ इस तरह से। क्योंकि देखिए यहाँ 6 नहीं था तो मैंने रियल नंबर में से, वास्तविक संख्याओं में से 6 हटा दिया, और यहाँ पे 10 नहीं है तो वास्तविक संख्याओं में से 10 हटा दिया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अद्वितीय हल था यानी एक हल, और इस वाले पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें अनेक हल हैं, है ना। तो देखिए अनेक हल की जो कंडीशन होती है बच्चों, वो A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो हर पार्ट के लिए आपको सिर्फ यही करना है। अगर मैं पहला करूं तो देखो डायरेक्ट लिखता हूं मैं A1/A2, तो देखिए K/4 A1/A2, फिर B1/B2 इक्वल्स टू में C1/C2, ये तीनों आ गए हमारे बराबर। तो अभी आप क्या करें कि आप कोई से भी दोनों को, या तो इन दोनों को ले लें या फिर आप इन दोनों को ले लें। तो जैसे मैंने इन दोनों को इक्वल में लिया -2/-3, तो ये इससे कैंसिल हुआ। K इक्वल्स टू हो गया 4×2 8/3, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई किसकी, K की। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखो A1/A2, चेक कर लीजिए, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू में C1/C2, ये हो गया C1/C2। देखिए ये कैंसिल हुआ। फिर आप यहाँ पे या तो इन दोनों को इक्वल में कर लें, या फिर इन दोनों को कर लें, या फिर इन दोनों को कर लें। हम किसी को भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को और हम इन दोनों को, किसी को भी हम यहाँ पे इक्वल में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको लेते हैं। K+2 इज इक्वल्स टू में 3/2K+1 मल्टीप्लाई 2×2 4K + 2 इज इक्वल्स टू 3K+6, ट्रांसफ़र करेंगे 4K - 3K इज इक्वल्स टू 6 - 2K इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गई हमारा ये वाला आंसर K4। चलिए इसमें भी देखिए A1/A2 इज इक्वल्स टू में A1/A2 डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, कैसे भी कर सकते हैं। 2/6 इज इक्वल्स टू K/2K+5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4K + 10 इज इक्वल्स टू 6K, इसको इधर लाते हैं 4K - 6K इज इक्वल्स टू में -10, -2K इज इक्वल्स टू में -10,
k इक्वल्स टू में 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमारे हल होंगे वैसे वैसे हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहेंगे। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, पहले आया हमारा अद्वितीय हल होंगे, फिर आया हमारा अनंत अनेक हल होंगे, और अब आ गया हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, कोई हल नहीं होगा की कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो पहली बार में इन दोनों को इक्वल में लिखिए इस तरह से, तो ये हो गया k² इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-6। ठीक है, अब इन दोनों को लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इन दोनों को ले लेते हैं। चलिए, 3/k बराबर नहीं है k - 3/k के। ठीक है, तो चलिए इसको इधर भेज दीजिए 3k, और या फिर हम एक काम करते हैं ना कि 3 का अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करें तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो k - 3 कैन नॉट इक्वल्स टू 3, तो k कैन नॉट इज इक्वल्स टू 3 3 जा 6। अब देखिए, k +-6 के बराबर है और k 6 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बनी, देखिए k बराबर 6 भी है, k बराबर -6 भी है, और k बराबर नहीं है किसके, 6 के, है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 के, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं। देखिए, a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो चलिए करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। k/12 3/k, तो k² इज इक्वल्स टू 36, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में आ गया यहाँ पे 6। अब इसे ले लेते हैं, 3/k इक्वल नहीं है 3/6 के, तो यहाँ पे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो k इक्वल नहीं है 6 के। अब देखिए फिर से यहाँ पे हुआ k इक्वल्स टू 6 है, k इक्वल्स टू -6 है, और k बराबर नहीं है 6 के, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए इसमें करते हैं। देखिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों को लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k - 1, इसको इधर ले लीजिए, 3k - 2k -1 + 3 k इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक ये आ गया। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 1/k - 1 इज इक्वल्स टू 1/2k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2k + 1 इज इक्वल्स टू k - 1, तो 2k - k इज इक्वल्स टू -1 - 1, तो k इक्वल्स टू -2। तो देखिए अब k 2 के बराबर है। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, k -2 है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब ये हमारे पास फिर से एक पुराने क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन आ गया है कि k के किस मान के लिए पहले अद्वितीय हल, फिर कोई हल, फिर अनंत हल, है ना। तो पहले हम लेते हैं अद्वितीय हल। देखिए, अद्वितीय हल का मतलब हो गया a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, है ना। तो चलिए, a1 2 a2 3 b1 k b2 -5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k बराबर नहीं हो सकता -10, तो k बराबर नहीं हो सकता -10/3 के। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो k है ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं सिर्फ 10/3 को छोड़ के, यानी
k की जगह पे 10/3 माइनस का नहीं हो सकता। ठीक है, कोई हल, चलिए कोई हल में देखते हैं। कोई हल में a1/a2 बराबर होगा b1/b2, ये बराबर नहीं होंगे c1/c2 के। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो पहले इन दोनों को ले लीजिए। देखिए ये होगा आपका 3k = -10, तो k = -10/3, एक k की वैल्यू ये निकल के आएगी। इसको लेते हैं तो k/-5 = 1/7, तो यहाँ से निकल के आएगा k = -5/7, यानी k बराबर नहीं हो सकता किसके, -5/7 के। ठीक है, तो k बराबर हो सकता है -10/3 के और बराबर नहीं हो सकता है -5/7 के। लेट मी चेक इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। k बराबर हो सकता है और k बराबर नहीं हो सकता -5/7 के। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है अनंत हल, तो अनंत में 1/a1a2 b1b2 और c1c2। तो चलिए a1a2 b1 b2 c1 और c2, तो चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। तो k = फिर से एक बार वही होना है -10/3 एक ये, और इधर से k = होगा -5/7, कुछ इस तरह से। ओके, तो सीधे कुछ नहीं है, जो जो दिया हो उसको आप रख लें, सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, आपके आंसर निकल आएंगे। ठीक है ना। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आया है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें k की जगह पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, a और b, है ना। तो और हल जो है वो अनेक का दिया हुआ है, तो अनेक हल की कंडीशन लगाते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, कुछ इस तरह से। तो चलिए a1 ये हो गया, a1 हो गया हमारा ये, a2 3, b1 3, b2 और c1 c2। तो पहले हम इन दोनों को बराबर लेंगे, फिर इन दोनों को। ठीक है ना, इन दोनों को बराबर में लिख लीजिए ऐसे, और एक तरफ इन दोनों को बराबर में लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4a - 2 = 15, 4a = 15 + 2 यानी 17, a = आ जाएगा 17/4। यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करेंगे तो देखिए 5b - 5 = 6, 5b = 11, b = 11/5। तो देखिए a और b के ये मान यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, a हमारा 17/4 और b 11/5। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो लगाते हैं, ये हो गया हमारा a1/a2, ये हो गया हमारा b1/b2 और ये हो गया हमारा c1/c2, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को ही बराबर में लेते हैं। देखें यहाँ पे तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो इसका इधर करेंगे तो 2a + 2b, और इसका करेंगे तो 3a - 3b। ठीक है, तो इसको इधर ले लेते हैं, 2b + 3b = 3a - 2a, ये 5b = a, तो a यहाँ पे 5b हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों को लेते हैं। देखिए 3 का इसमें करेंगे 9a + 3b - 6 = 7a + 7b, है ना। तो चलिए पहले कुछ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9a - 7a + 3b - 7b, और ये 6 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आएगा 2a - 4b = 6। पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो a - 2b = 2 का डिवाइड होगा, ये
इतना हो जाएगा 3। एक ही जगह पे 5b यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये देखिए एक ही जगह पे 5b मैंने पुट किया, तो ये हो गया मेरे पास 3b इज इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ गया। अगर b 1 आएगा तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1, यानी a कितना आएगा हमारा 5 निकल के यहाँ पे आने वाला है। तो देखते हैं अपना आंसर, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी सॉल्व हो जाती है। अब मिलते हैं हम अपने अगली एक्सरसाइज में, और अब हम आपको सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके कराएंगे, जिसमें पहला सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि है, और तीसरी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बजगुणनखंड विधि है। तो पहले अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और तीनों मेथड से करेंगे और देखेंगे कि उनके आंसर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम चाहे उसको विलोपन विधि से करें, चाहे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बजगुणनखंड से करें, या फिर हम उसको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन से करें, तो आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।